हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग मैथ्स एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम में 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और इसमें से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न सेम है। कोई जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं, वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही रूप में देखने को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है आपका एग्ज़ाम में कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए कि डाटा चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे याद रखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा वो HCF और LCM निकालने वाला ही आएगा। हाँ, यहाँ 96 और 404 है, उस जगह पे आपको हो सकता है भाई 100 और 400 पूछ दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, और सबसे पहली बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 96 को पहले क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में कि 2 यहाँ हो जाएगा, ये 48, 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 24, फिर 2 से भाग किए ये हो गया 12, फिर 2 से किए तो ये हो गया 6, फिर 2 से किए तो ये हो गया 3, है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग 96 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार नहीं 5 बार, और फिर एक 3 है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, ऐसे ही हम लोग लिखेंगे 404 को, ठीक है। तो 404 को अगर अभाज्य गुणनखंड में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 से दिए तो यहाँ से हो गया 202, फिर 2 से दिए तो यहाँ से हो गया 101, ठीक है। और 101 तो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे 404 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 101, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो HCF आपका होता है, यहाँ पे अगर हम लोग HCF निकालना चाहें तो HCF जो होगा वो 96 और 404 का। तो देखिए जो जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दोनों के पास है, देखिए 1 2 और ये दूसरा 2 दोनों के पास है, बाकी सारा जो यहाँ पे नंबर है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे 2 जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों में दिख रहा है, वो यहाँ पे लिख दीजिए, वही हो जाएगा आपका HCF। और LCM की बात करें, LCM की बात करें तो जो कॉमन दिखा, जो आपको दोनों में दिखा, उसको एक बार लिखना है, ठीक है। इसको एक बार लिखना जो कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुने 2, और बाकी जो भी आपको अलग अलग एलिमेंट मिल रहा है वो भी उतार दीजिए। यहाँ पे 3 2 बच गया इसमें और एक 3 बच गया, तो उतार दीजिए, 1 2 3 2 हो गया और एक 3 उतर गया, और इसमें क्या बचा, तो इसमें 101 बचा, है ना। तो ये 101 हो जाएगा, बस इसको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन इजी था। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ पे हम लोग बहुपद जानते हैं ना कि क्या होता है, अगर ऐसा जिसका गुणनफल का योग शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहता है तो क्या होता है, वो मान लो कि अगर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपका बहुपद दिया हुआ है AX² प्लस BX प्लस C, मान लेते हैं ये बहुपद है PX, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, तो जो इसका बहुपद होगा, या फिर ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझ लीजिए कि मानो एक बहुपद PX है, ठीक है, इसका 2 शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो जो PX होगा ना बहुपद आपका जो यहाँ पे आएगा वो होगा X², फिर माइनस में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा X प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इसी बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग, और यहाँ पे हो जाएगा गुणनफल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा X² माइनस, यहाँ पे दिया हुआ है
कि जो योग है वो -3 है, तो यहाँ पे माइनस बाहर में था, योग दिया हुआ -3, यानी यहाँ पे हो जाएगा -3x जोड़, अब यहाँ पे गुणनफल है तो यहाँ पे हो गया 2, यही हो जाएगा आपका यहाँ पे बहुपद। क्या आ गया, यहाँ से आ गया x² माइनस माइनस हो जाएगा +3x+2, ये हो गया आपका यहाँ पे बहुपद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे ABC त्रिभुज और त्रिभुज DEF दोनों समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि जो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऐसे समझिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, है ना, ये बराबर होता है, जब रेशियो लेते हैं दोनों का तो ये बराबर होता है उसके भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर के बराबर, है ना। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका EF, यहाँ पे हो जाएगा आपका BC बटा EF का स्क्वायर। पढ़े हैं ना, बस यही है। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, DEF का दिया हुआ है, BC का निकालना था वैल्यू, EF का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हो गया 64/121 बराबर BC निकालना ही था और EF दिया हुआ 15.4 इसका स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर BC दोनों तरफ लगा दें हम वर्गमूल, यहाँ से हो जाएगा 15.4 बराबर, जैसे ही इधर वर्गमूल लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 64/121 और 64/121, 64 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो 8 होगा और 121 का वर्गमूल निकालें तो 11 होगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे BC निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस में गुना करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 8 गुने 15.4 बटा 11, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और 11 से 154 कट जाता है 14 बार में। ठीक है, अब देखिए ये कटा 4 दूनी 8, ये हुआ 5 दूनी 10। ठीक है, यानी अगर इसको नहीं काटते हैं, अगर इसको नहीं काटे दिए तो रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 14 चौके 56 बटा 5, है ना, और 56 बटा 5 किए तो ये हो जाएगा आपका, सबसे अच्छा ना इसको यहाँ पे 200 गुना ही कर देते हैं। अब ना फालतू में काट दिए थे, काटना नहीं चाहिए था। तो 56 दूनी कितना हो गया 112 और नीचे हो गया 10, यहाँ से हो गया 11.2, यहाँ से हो गया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC यहाँ से 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 8 और 10 को काटना नहीं चाहिए था, तो आ जाता है डायरेक्ट ऐसे ही। तो ये 11.2 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं यहाँ पे 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मतलब क्या कह रहा है, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि मानो एक आपके पास यहाँ पे लाइन है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ, मतलब निर्देशांक दिया हुआ है। एक का यहाँ पे मान लो ये A है, ये मान लो कि B है, B का निर्देशांक दिया है -2,9। ठीक है, कह रहा है x अक्ष पर यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है C, बिंदु C है, वो कह रहा है x अक्ष पर है, तो उसका जो निर्देशांक होगा कैसा होगा x, 0, क्योंकि जो x अक्ष पर बिंदु होता है उसका y जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है ना, तो x में ही कुछ होगा, x में लिख दिया। अब कह रहा है वो बिंदु निकालना है, और एक चीज़ और कह दिया है कि जो AC और BC है वो बराबर है। यहाँ पे बोल दिया कि AC जो है वो BC के बराबर है। समदूरस्थ का मतलब ये ना हुआ कि C जो है वो A से भी उतनी दूरी पर है और B से भी उतनी दूरी पर है। ठीक है, चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे AC के लिए निकालें तो यहाँ से हो गया, क्या कहते हैं ना, वर्क करते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर समझ में आ जाएगा क्यों वर्क कर रहे हैं, या फिर फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, छोड़िए फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। AC के लिए क्या हो जाएगा, AC के लिए हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - (-5) का स्क्वायर। ठीक है,
और ये बराबर होगा BC के, और BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए BC निकालना था, यहाँ से हो गया x माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, है ना, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा, ये जो रूट वाला है ना, वर्गमूल जो है वो हट जाएगा, और यहाँ पे इसको a माइनस बी का फॉर्मूला में, स्क्वायर का वाला फॉर्मूला में ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर, यहाँ पे भी देखिए ये x यहाँ पे आया x और माइनस माइनस हो गया प्लस 2 का स्क्वायर, साथ में यहाँ पे प्लस है 0 माइनस 9 यानी माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, 25 और 4 हो गया यहाँ से 29 बराबर, यहाँ से हो गया, यहाँ पे जोड़ते नहीं है, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, यहाँ से है 4 जोड़ 25 बराबर, यहाँ भी अब इसको फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, साथ में प्लस 81 है, 4 से 4 कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सबको ना एक तरफ करते हैं, सबको हम लोग x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, ठीक है। तो अगर 4x को उधर करें और 81 को इधर करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिला 4x प्लस में 4x बराबर 25 माइनस 81, यहाँ से हो गया 4 4 8x बराबर 25 में से 81 घटाएं तो यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया ये 56, माइनस में 56 हो गया, है ना। चलिए यानी यहाँ पे अगर हम लोग x निकालें तो हो जाएगा -56/8, 8 से 56 कटा 7 बार में, यानी यहाँ से x आ गया -7, ठीक है। तो जो बोला निकाला है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो c है ना, c का जो यहाँ पे निकालने वाला था तो यहाँ पे निर्देशांक हो जाएगा ये -7,0, यही जो x अक्ष पे पॉइंट है, बिंदु है जो a से और b से समदूरस्थ होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए मान निकालिए, पढ़ने में भी गलती कर रहे हैं, सोचो, मान निकालिए, है ना, इसका मान निकालने बोल रहा है। देखिए कितना सिंपल सा आपसे पूछा गया है ना, देखिए tan यहाँ पे 45 है, तो tan 45 हम लोग जानते हैं ना 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस sin 45 है, sin 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है, माइनस cos 45 है तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया। देखिए ये दोनों आपस में कट गया, दोनों बराबर ही होता है, sin 45 और cos 45 बराबर होता है, माइनस में है कट गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो 2 गुने 1 2 हो गया, सवाल इजी था, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है कि एक बिंदु A से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और A की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इसका चित्र से समझिए। मान लीजिए कह रहा है कि आपके पास वृत्त है और मान लीजिए इसका ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका केंद्र है, कह रहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये इधर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट यहाँ पे एक बिंदु A से, है ना, ये बिंदु A है, मान लीजिए ये बिंदु A है। अब कह रहा है इससे एक स्पर्श रेखा भी खींचना है, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, चलिए खींच दिए, है ना, तो और यहाँ से इसको मिला दिए हम सेंटर से। अब कह रहा है यहाँ से कि मान लीजिए इसका नाम B दिए, उसका नाम O दिए, तो कह रहा है यहाँ पे कि जो OA है, OA आपका 5 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा जो AB है इसका डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AO का दूरी 5 सेंटीमीटर, AB का दूरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे OB पूछा जा रहा है, रेडियस ही ना होता है OB, और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस लगा ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABO में क्या हो जाएगा कि जो OA का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा
ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर के, है ना। ओ ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये 4 स्क्वायर को उधर भेज दिए तो हो गया -4 का स्क्वायर 16, यानी आर का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 25 - 16 यानी 9, यानी आर क्या हो जाएगा √9 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या था वो कितना आ गया, वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी सी दिया हुआ है। सी यहाँ पे कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर। देखिए अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं, फिर चतुर्थांश के बारे में सोचेंगे। क्या कहना चाह रहा है ना, देखिए ये कहना चाह रहा है जैसे कि भाई एक यहाँ पे मान लो ये वृत्त है ना, और इसको 4 भाग में बांट दीजिए, इसको 4 इक्वल भाग में बांट दीजिए ऐसे। ये बेटा कोई नहीं, बांटते हैं भी। बस समझिए बातों को, क्या कहना चाह रहा है ना, कि इसको 4 इक्वल भाग में बांट दीजिए और जो 1/4 का भाग आएगा मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये 1 भाग, तो इसका एरिया निकालिए 1 भाग का। ठीक है, तो यही चीज़ निकालना है। क्या करेंगे, देखिए सी दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा करके यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे रेडियस, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग त्रिज्या। क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 22/2 पाई, 22/2 पाई हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ गया, 2 से 22 घटा 11 बार में, यानी 11 पाई आ गया। पाई का वैल्यू क्यों नहीं पुट करें, वो समझ में आएगा, बताएंगे। देखिए यहाँ पे अगर देखिए हम तो आर 11 पाई, इसको सेंटीमीटर में लिख देते हैं। अब चतुर्थांश का चाहिए, तो नहीं लग रहा कि जो एरिया हो जाएगा, अगर नामकरण कर दें इसको ए, इसको नामकरण करें ओ, इसको नामकरण करें बी, तो जो यहाँ पे लिखें कि एरिया ऑफ, यहाँ पे ए ओ बी है ना, या फिर ऐसे लिखिएगा कि ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, नहीं लग रहा कि 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कि पूरा जो यहाँ पे एरिया था वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1 भाग का कितना होगा, देखिए ये चारों बराबर भाग में है, तो 1 भाग का 1/4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सारा मान यहाँ पे रखिए, काम हो जाएगा। ये हुआ पाई और आर यहाँ पे हो जाएगा 11/पाई गुने 11/पाई। देखिए पाई से पाई कट रहा था, इसीलिए यहाँ पे हम वैल्यू नहीं रख रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे है 1/4 गुने 11 गुने 11 बटा पाई था, तो पाई होता है 22/7, तो 22/7 हो गया। ये कटा 11 दूनी 22 हो गया। अब यहाँ पे आया 11 7 70 और 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यहाँ पे क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का जो आएगा क्षेत्रफल वो आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल खत्म। चलिए अगला सवाल पे कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पासे को फेंका गया, तो जो सैंपल स्पेस में आएगा आपका एलिमेंट वो आएगा ऐसा कुछ, 1 से 6 नंबर तक ही आएगा ना। कोई पासा को फेंकिए, उसमें 1 से 6 नंबर तक ही मिलेगा आपको, है ना। अब फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो जो आपका यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा अभाज्य संख्या होगा, तो 2 3 5 लिख दीजिए, है ना। अब इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यही होता है फेवरेबल, जो आपका चाहिए, तो हमको अभाज्य संख्या चाहिए, वो ऊपर लिखाएगा, तो कितना है 3 है, और जो टोटल यहाँ पे कुल संख्या कितना था 6, तो 6 नीचे हो गया, 3/6 कट गया, 1/2 हो गया यहाँ पे प्रायिकता। चलिए दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है एक विषम संख्या, इसको मान लीजिए कि एफ से दिखाते हैं। विषम संख्या पे कौन कौन सा है, 1 3 5 लिख दीजिए, 1 3 5, है ना। अब यहाँ पे इसका निकालना था प्रायिकता, क्या बताए थे कि ऊपर लिखाता है कि जो आपको चाहिए, क्या चाहिए, तो विषम संख्या चाहिए, कितना है 3 है, बट्टा टोटल जो कितना संख्या यहाँ पे टोटल है, तो 6 है। देखिए 6 संख्या है, तो यहाँ पे 6 हो गया, 3 से 6 कटा 2 बार में 1/2 हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं
कि इसको 1-2 स्टार लगा ही लीजिए, 1-2 स्टार लगा ही लीजिए कि आपका एग्जाम में ये आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान के चलेंगे, है ना, और आखिर में दिखा देंगे कि जो माने थे वो गलत था, इसीलिए ये सही है ना। चलिए देखिए क्या करेंगे कि माना, हम लोग को जो प्रूफ करना है, हल सिद्ध करना है, उसका उल्टा मानेंगे कि माना 3 + 4 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हो गया P/Q। अच्छा, P/Q में क्या होता है, साथ में Q 0 नहीं होता है ना, और साथ ही क्या होता है कि P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, और साथ ही दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी जो इसका HCF है वो क्या है, 1 है। HCF है जो दोनों का वो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं कि 4 √5 बराबर 3 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा P/Q -3, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा कि 4 √5 बराबर, यहाँ पे अगर इसको LCM ले लें तो Q हो गया, और यहाँ से हो गया P-3Q, है ना। और यहाँ से क्या आ गया, √5 बराबर, ठीक है 4 से इधर भागा देते हैं तो यहाँ से हो गया P-3Q बटा 4Q। यहाँ पे कुछ गौर किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इधर जो है वो अपरिमेय संख्या है। बट इधर देखिए, इधर आपका ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, समझ में आ रहा है क्यों परिमेय संख्या है, खुद सोचिए ना कि देखिए P और Q परिमेय है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक में अगर घटाएं, पूर्णांक से पूर्णांक घटाएं, क्योंकि Q पूर्णांक है तो 3 से गुना भी करेंगे तो वो पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक में अगर पूर्णांक को घटाएं तो फिर से पूर्णांक ही मिलेगा, है ना। और अगर पूर्णांक में पूर्णांक, क्योंकि Q पूर्णांक था तो 4 से गुना करेंगे तो ये भी पूर्णांक ही होगा, तो पूर्णांक में अगर पूर्णांक से भागा दें तो क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। तो ये तो पूरी परिमेय संख्या हो गया ना, परिमेय संख्या हो गया ना। तो दाएं तरफ परिमेय संख्या आ गया, बाएं तरफ आ गया अपरिमेय संख्या। यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका बायां पक्ष है वो बराबर नहीं है दायां पक्ष के, जो यहाँ पे आपका बायां पक्ष है वो बराबर नहीं है दायां पक्ष के, है ना। तो यहाँ पे गलती आ गया, तो आगे यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड पेज को ऐड कर लेते हैं। तो आगे जो यहाँ पे लिखेंगे वो लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो लोग माने हैं वो गलत माने हैं, इसी कारण से ये गलती हुआ। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे कि चूंकि देखिए यहाँ से क्या हो गया, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और P-3Q था ना, हाँ 3Q/4Q, P-3Q/4Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के बराबर, है ना, एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अर्थात हमने गलत कल्पना किया था, हमने गलत कल्पना कर लिया था,
ठीक है, क्या कल्पना किया था? गलत कल्पना क्या था कि क्या था, 3+4√5, 3+4√5 एक परिमेय संख्या है ना। अतः 3+4√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही काम करना है आपका। देखिए ये कोई बहुत तरीके से लिखाता है, बहुत तरीके से लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अच्छा तरीका है कि भाई ज़्यादा लैंग्वेज भी नहीं लिखना है और ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना है, काम खत्म इतना ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण युग्म x - y + 1 = 0, ठीक है, और 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ पहले इसको लिख लेते हैं कि ये दिया हुआ है x - y + 1 = 0 और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। देखो डब्बा बना के बनाना है, यहाँ पे हम लोग को डब्बा बना के बनाना है। तो इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष लिख लेते हैं। ये मान लीजिए y अक्ष है, ये मान लीजिए कि आपका x अक्ष है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बना लिए। तो ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे अगर पहला के लिए यहाँ पे डब्बा बनाए, यहाँ पे अगर देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 1, और इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे डब्बा बनाएं, इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे डब्बा बनाएं कि ये x है, ये y है, तो x को अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y 1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे x को अगर -1 रखें तो y 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहला के लिए डब्बा बन गया। अब अगर दूसरे के लिए बनाएं हम तो क्या हो जाएगा, देखिए 2y बराबर में हो जाएगा, इसको 12 उधर हो गया और माइनस में 3x हो गया, यानी y हो जाएगा 12 - 3x/2। ठीक है, चलिए इसके लिए डब्बा बनाइए, इसके लिए भी डब्बा बनाइए। क्या हो जाएगा, ये रहा x, ये रहा y, है ना। अगर x को हम लोग 0 लें तो y हो जाएगा 12/2 यानी 6। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे x को 4 लें तो 4 किया 12 में से 12 किया तो 0 हो जाएगा, है ना। चलिए सब पॉइंट्स को यहाँ पे दर्शाते हैं, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इधर भी मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6, है ना। ये मान लेते हैं -1, ये मान लेते हैं -2, इसको मानते हैं -1, इसको मानते हैं -2। चलिए पहले पहला लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। पहला लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पहला लाइन का पहला पॉइंट है 0,1, तो x0 मतलब y अक्ष और y1 है मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। और फिर हम -1,0, तो -1,0 कहीं यहाँ पे हो जाएगा कि x - 1 और y 0 है, तो ये पॉइंट हो गया। दोनों को मिला दीजिए, जो लाइन बना वही लाइन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन हो गया, नामकरण कर दीजिए ताकि भूल ना जाए। ये लाइन जो है वो है x - y + 1 = 0 का। ठीक है, अब चलिए दूसरा बनाते हैं। कह रहा है 0,6 है मतलब x0 y6, तो ये वाला पॉइंट होगा, है ना, y अक्ष पर। और x4 y0 दूसरा पॉइंट है, तो इस बार x अक्ष पर होगा मतलब ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कीजिए, जो मिला वही आपका लाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लाइन मिला हम लोग को, है ना, ये लाइन मिला हम लोग को। चलिए ठीक है, नामकरण करना भूलना नहीं है। नामकरण पहले जैसे बनाए वैसे नामकरण कीजिए। ये है 3x + 2y - 12 = 0 का। तो जहाँ पे ये कट किया, आप लोग अगर परफेक्ट ग्राफ बनाइएगा ना, अपना ग्राफ पेपर देखिए, इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा और उसमें अगर आप परफेक्ट बनाइएगा तो आपको आंसर एक करेक्ट आएगा। बट यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट्स लेने में इधर उधर हुआ है ना, इसी कारण से ये करेक्ट नहीं आया, अदरवाइज मेरा भी सही आता। आप लोग ग्राफ पेपर जब बनाइएगा तो आप लोग को दिखेगा वो पॉइंट, ठीक है, कि कहाँ पे कट कर रहा है, गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गिन नहीं पा रहे हम,
क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर बन गया है ना, टेढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग देखें तो कौन सा आएगा, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि 3 और 3 ले लें, अगर हम लोग यहाँ पे 3 और 2 ले लें ना, 3 और 2 कि 2 और 3, 2 और 3 लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, 3 तिया 9, कोई ना, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना, कि यहाँ पे देखें तो x माइनस वाई बराबर में -1 है और 3x प्लस 2y बराबर में 12 है। देखिए बार बार कह रहे हैं कि गलती क्यों हुआ है, ये गलती इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो हम लोग का एग्जैक्ट बना नहीं है। ऐसे ही बनाइएगा आपको ग्राफ मिल जाएगा, बट हमको पॉइंट्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सही से नहीं बना था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मिल रहा है कि x जो होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए 2 और y यहाँ पे 3 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे y तो मिल रहा है बट x जो नहीं मिल रहा है, शायद आई थिंक थोड़ा सा लेकिन टेढ़ा उड़ा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हुआ है, इसी कारण से निकालना चाह रहे थे। बट देख सकते दिख रहा है कि भाई x बराबर 2 और y बराबर 3 जो है वो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा एक्स्ट्रा। मतलब मुझे, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना आपको कि भाई पॉइंट्स इधर है कि उधर है। ग्राफ बार बार क्या है, ग्राफ जब आप बनाइएगा सही से तो आपको दिखेगा और डायरेक्ट वैसे ही आंसर लिखना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, एक्स्ट्रा मेथड लगा के आपको सॉल्व नहीं करना है। आप जब अच्छे से ग्राफ बनाइएगा ना तो आपको पॉइंट्स वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ग्राफ बार बार कह रहे हैं कि टेढ़ा बना है, इसी कारण से नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है आपको कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी आप थोड़ा सा स्टार लगा ही लीजिए, एक लगा लीजिए। ठीक है, इसमें 2-3 नहीं लगाना, एक लगाना है। चलिए देखिए कैसे बनेगा कि 17वां पद जो बोला जा रहा है, मतलब 17वां पद मतलब क्या हुआ, A17 है ना, क्या है 10वें पद से, यानी A10 से 7 अधिक है, मतलब 7 अधिक है। तो कह रहा है इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब D निकालना है। तो देखिए A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D है ना, AN का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब A10 है तो ये हो जाएगा A प्लस 9D बराबर में, सॉरी साथ में प्लस में 7 है, साथ में प्लस में 7 है। देखिए A से A कटा, 16D दिया हुआ है, 9D को जब इधर किए तो हो गया 16D माइनस में 9D बराबर में 7। 16 में से 9 कटा तो बचा 7D, ये बराबर हो गया 7, यानी D कितना हो गया 7/7, कट कुट के 1 आ गया, यानी D का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1। तो सार्व अंतर जो निकालने बोला था वो यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला। देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, ऐसे इसका यहाँ पे निर्देशांक है 1, -5, इसका है -4, 5। कह रहा है कि एक पॉइंट कहीं इसके बीच में, बीचों बीच मत समझिए, बीच में कहीं मतलब कहीं इसके इधर इधर कहीं भी होगा। कह रहा है मान लीजिए यहाँ पे C है, ठीक है, वो x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर पॉइंट कैसा होता है, x, 0 टाइप का है ना। तो कह रहा है बताओ ये जो C पॉइंट है इस AB को किस रेशियो में बांट रहा है। तो मान लेते हैं ना कि mn रेशियो में बांट रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है ये पूछा जा रहा है। तो मान लेंगे कि भाई mn अनुपात में बांट रहा है ना, mn अनुपात में बांट रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब अनुपात निकालना है तो अगर इसको पॉइंट लेके चलें y वाले अक्ष का तो क्या हो जाएगा 0 बराबर, फॉर्मूला याद है ना, चलिए अच्छा y के लिए फॉर्मूला बता ही देते हैं। y के लिए फॉर्मूला क्या था कि my2 प्लस ny1 बट्टा में क्या था m प्लस n था, याद है। चलिए यही फॉर्मूला लगाते हैं, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y का दिया हुआ है वैल्यू 0, y का मान यहाँ पे 0 है, इसी कारण से ये लेके चल रहे हैं, नहीं तो फिर x का भी ले सकते थे। तुम क्यों जब ले मेहनत करें जब 0 दिया हुआ ही है। क्या हो जाएगा 0 बराबर m गुने y2 कितना है 5 है, जोड़ n गुने y1 कितना है तो माइनस का 5 है, बट्टा में m प्लस n हो गया। अब देखिए m प्लस n को उधर का 0 से गुना कर दिए तो 0 ही हो जाएगा।
यानी यहाँ पे बचेगा 5m माइनस 5n बराबर में 0। यानी यहाँ हो गया 5m बराबर में 5n, m से m कटा, 5 से 5 कटा तो m बराबर आ गया n। यानी जो अनुपात चाहिए था कि m/n, ये आ गया 1/1, है ना। मतलब रेशियो जो हुआ वो 1:1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, C जो है वो AB का मध्य बिंदु है। C जो है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया। ठीक है, चलिए ये सवाल ख़त्म, ये सवाल ख़त्म। अगला सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टार लगा दीजिए कि इस साल ये सवाल आ सकता है, इस साल ये सवाल आ सकता है। इसका 95% चांस है, 95% चांस है कि ये सवाल आएगा। ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग LHS लेके चलेंगे। ठीक है, और RHS को दिखाएंगे कि ये RHS के बराबर हो जा रहा है। तो LHS यहाँ जो दिया हुआ है वो है रूट में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग नीचे का रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 प्लस में साइन ए बटा 1 प्लस में साइन ए। क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ से ऊपर में तो हो गया रूट में, यहाँ पे ऊपर में तो हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में हो गया देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है। मतलब नहीं लग रहा ये a माइनस बी गुने a प्लस बी का जैसा, तो इसको लिख सकते हैं ना a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आ गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला पढ़े ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर ए होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो जो वर्गमूल है वो हट जाएगा और बाहर में बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ना अलग अलग कर लीजिए, यहाँ से हो गया 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए, यानी 1 बटा कॉस ए हो गया सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो गया टेन ए। ये RHS के बराबर आ गया, तो LHS बराबर हो गया RHS, है कह सकते हैं ये सिद्ध हो गया, कह सकते हैं सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। और ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, बार बार सुन लीजिए, ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। बराबर कह रहे हैं ये सवाल आएगा, 95% चांस है कि ये सवाल आएगा। अगर पढ़ के जाएंगे तो अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि आकृति में चतुर्थांश ओ बी पी ओ के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी पी क्यू, ये पागल लेवल है का, ये ओ पी बी क्यू सही है, सॉरी ओ पी बी क्यू सही तो दिया है, फालतू में क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बनाया हुआ है। तो कह रहा है यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है, ओ ए 20 सेंटीमीटर कह रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये भी 20 है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनिए, अगर इसमें देखें तो ये नहीं लग रहा कि अगर ओ पी बी क्यू की बात करें तो ये जो है एक वृत्त का चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश है, एक वृत्त का चतुर्थांश है ना, एक भाग है। अगर 4 भाग में बांट दिए तो बस एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें हम लोग इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए हम लोग को चाहिए रेडियस, त्रिज्या चाहिए ना। तो त्रिज्या कैसे निकालें, देखिए ये 20 है, ये भी 20 है, और ये बना 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके नहीं लग रहा ओ बी निकल जाएगा। तो बात करते हैं त्रिभुज ओ ए बी में क्या होगा। तो जो ओ बी का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर प्लस
ए बी का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया प्लस ए बी का स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या हो गया 2 गुने 20 का स्क्वायर, ये होता है यहाँ पे आया ओ बी स्क्वायर, मतलब ओ बी यहाँ से हो गया रूट में 2 गुने 20 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 20 रूट में 2, है ना, 20 रूट में 2 सेंटीमीटर हो गया इसका ओ बी। और यही तो यहाँ आपका यहाँ पे त्रिज्या है, यही तो आपका यहाँ पे जो आपका जो सर्कल बनेगा एक, है ना, इसका त्रिज्या तो ही है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग जो यहाँ पे जो हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल छायांकित भाग का, क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे यहाँ पे 20 का स्क्वायर से, है ना, यहाँ पे लोग माइनस कर देंगे 20 का स्क्वायर से, मतलब ये जो आपका वर्ग है ना, वर्ग का स्क्वायर से माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा देखिए 1/4 गुने पाई का हो जाएगा 22/7 गुने आर है, तो आर हो जाएगा 20 रूट 2 गुने 20 रूट में 2 माइनस 20 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 400 हो गया। अब देखें तो 20 का स्क्वायर यहाँ भी 20 का मतलब 20 गुने 20 यहाँ भी है, 400 को बाहर कर देते हैं ना, यहाँ से 400 बाहर हुआ और यहाँ बचा, कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, तो अंदर काटते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 है गुने 22/7 है गुने रूट में 2 ये हो गया यहाँ पे 4 2 बराबर, यहाँ पे बराबर नहीं माइनस, यहाँ पे बचा माइनस में 1, समझ आ रहा है। देखो 20 और 20 गुना में है तो 400 हुआ, और यहाँ पे 400 था ही, बाहर कर दिए, तो यहाँ बचा 1/4 गुने 22/7 और रूट में 2 हुआ, तो यहाँ पे लिखें 2, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, तो 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 से 22 कटा 11 बार में, यानी यहाँ पे हम लोग का आया 400 गुने 11/7 माइनस में 1, यानी यहाँ पे क्या हुआ 400 गुने, यहाँ पे अगर एलसीएम लिए तो 7 हुआ और यहाँ हुआ 11 माइनस 7, मतलब यहाँ पे आया हम लोग का 400 गुने 11 में से 4 गया तो 7, 11 में से 7 गया तो 4/7, यानी यहाँ पे हम लोग का हो गया 4 चौक 1600, 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका जो छायांकित भाग है ना इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। टीवी क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला सवाल यहाँ पे ख़त्म। तो ये रहा आपका यहाँ पे जो 30 नहीं सॉरी इम्पॉर्टेंट 2 और 3 मार्क्स का सवाल, है ना। ध्यान दीजिए ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है, छाट के इसलिए लाते हैं ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं छूटे, क्वेश्चन छूटने का जो चांस आपका हो वो पूरा कम हो, क्योंकि जो भी लगता है कि एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे करवाया जा रहा है आपके लिए, है ना। तो फिर इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय। और हाँ बाय कहने से पहले सब्सक्राइब कर लिए होंगे मेरे चैनल को तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए अब बाय फाइनली।